हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। ओके, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सीरीज ऑफ डॉक्टरेंस बायोलॉजी। और आज का जो लेक्चर है मेरा क्लास 12th जेनेटिक्स। ओके, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो टेस्ट क्रॉस के बारे में। ठीक है, टेस्ट क्रॉस के बाद मेंडल्स का जो लॉज है, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे तैयार किया गया है ना, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मेंडल का जो पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले डिस्कस करते हैं टेस्ट क्रॉस। ठीक है, टेस्ट क्रॉस। ठीक, टेस्ट क्रॉस क्यों कर रहे हैं, है ना? मेंडल ने जो टेस्ट क्रॉस किया था, क्यों किया था? तो F2 जेनरेशन में जो उन्होंने प्लांट देखा था, वो प्लांट दो टाइप का था। एक तुम्हारा टॉल था और दूसरा ड्वार्फ था, है ना? एक टॉल था और ड्वार्फ था। ठीक, F1 जेनरेशन में एक ही टाइप का प्लांट था, तो वहां पे किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। यहां पे दो टाइप का प्लांट बना F2 जेनरेशन में, तो यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ उनको, है ना? फिनोटाइपिक रेशियो तो आसानी से निकल गया, क्योंकि फिनोटाइप बाहर से देख के, है ना, ऑब्जर्व कर लिए जो इतने प्लांट टॉल है और इतने प्लांट ड्वार्फ है ना? इनको प्रॉब्लम हो रहा था जीनोटाइपिक रेशियो निकालने में, है ना? अब इन्हें पता नहीं चल रहा था जो तीन प्लांट है वो तीनों प्लांट का जीनोटाइप कैसा होगा, है ना? क्योंकि उसमें पॉसिबिलिटी था दोनों टाइप का जीनोटाइप हो सकता है, या तो होमोजाइगस कंडीशन या फिर हेटेरोजाइगस कंडीशन। इन्हीं को पता करने के लिए इन्होंने टेस्ट क्रॉस किया। यानी F2 जेनरेशन का जो टॉल प्लांट है उसका जीनोटाइप पता करने के लिए उन्होंने टेस्ट क्रॉस किया। ठीक है, ठीक। और टेस्ट क्रॉस देखो होता कैसे है, क्या किया इन्होंने? जो F2 जेनरेशन में जो ड्वार्फ प्लांट आया था, उस प्लांट का क्रॉस किसके साथ इन्होंने करवाया? जो F2 जेनरेशन में टॉल प्लांट था, है ना? टॉल प्लांट था, लेकिन इसका जीनोटाइप तो मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे? दो ही टाइप का जीनोटाइप हो सकता है, या तो होमोजाइगस कंडीशन में होगा, है ना, या फिर हेटेरोजाइगस कंडीशन में। यही दो टाइप का पॉसिबिलिटी है जो इसका जीनोटाइप हो सकता है ना? तो पहले हम होमोजाइगस लेके क्रॉस करवाएंगे, उसके बाद में फिर हेटेरोजाइगस लेके क्रॉस करवाएंगे। ठीक, तो देखो ये ड्वार्फ प्लांट है तुम्हारा, तो ड्वार्फ प्लांट का तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ड्वार्फ प्लांट का जो जीनोटाइप होगा वो स्मॉल टी और होमोजाइगस में, क्योंकि ड्वार्फ प्लांट का जीनोटाइप होता ही है होमोजाइगस कंडीशन में। यहाँ पे हम पहले कंसीडर करते हैं टॉल प्लांट का जीनोटाइप क्या लेंगे? टॉल लेंगे। क्या लेंगे? होमोजाइगस लेंगे, है ना? कैपिटल टी और कैपिटल टी। अब यहाँ पे जो गैमिट बनेगा वो इस टाइप का बनेगा, एक ही टाइप का बनेगा। यहाँ पे जो गैमिट बनेगा वो भी एक ही टाइप का बनेगा, है ना? और यहाँ पे क्रॉस करवाने के बाद में जो रिजल्टिंग प्लांट आपका होगा वो क्या होगा? टॉल होगा। क्या हुआ? टॉल हुआ। यानी कि क्रॉस करवाने के बाद में इन्होंने देखा जो रिसेसिव कैरेक्टर अपीयर नहीं हो रहा है ना? जब रिसेसिव कैरेक्टर अपीयर नहीं हो रहा है तब वो समझ गया कि इस प्लांट का जो जीनोटाइप है
वो होमोजाइगस कंडीशन में है ना। अब देखिए अब क्या किया इन्होंने, ड्वार्फ प्लांट को किस किस कंडीशन में लेके क्रॉस करवाया, तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में, है ना। अब जब हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्या दो टाइप का गैमेट बनेगा, एक गैमेट ए बनेगा और दूसरा गैमेट आपका ए बनेगा। ए ऑलरेडी है होमोजाइगस कंडीशन में तो एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, है ना, इसके साथ, और ए इसके साथ, तो क्या बना ये ए, है ना। अब इन्होंने बोला, देखा कि दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर, दोनों कैरेक्टर इसमें एक्सप्रेस हो रहा है, तब इन्हें मालूम चला कि इस प्लांट का जीनोटाइप किस कंडीशन में है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। ठीक, इसी के बेसिस पे इन्होंने F2 जनरेशन का जीनोटाइपिक रेशियो, F2 जनरेशन का जीनोटाइपिक रेशियो इन्होंने फाइंड किया था, जीनोटाइपिक रेशियो निकाला था इन्होंने, है ना। होता क्या है 1:2:1। ठीक, ये है तुम्हारा होमोजाइगस, ये है तुम्हारा हेटेरोजाइगस, ये भी क्या तुम्हारा होमोजाइगस, ये है तुम्हारा होमोजाइगस टॉल, ये है हेटेरोजाइगस टॉल, और ये है तुम्हारा होमोजाइगस ड्वार्फ। तो टेस्ट क्रॉस क्या हो गया, टेस्ट क्रॉस यानी कि F2 जनरेशन का ड्वार्फ प्लांट किसके साथ क्रॉस करवा रहे हैं, जो F2 जनरेशन में जो टॉल प्लांट है ना, उसके साथ क्रॉस करवा के उसका जीनोटाइप फाइंड करते हैं। समझ में आया, यानी किसी भी प्लांट का आपका जीनोटाइप निकालना हो तो रिसेसिव प्लांट के साथ उसको आप क्रॉस करवा दीजिए। क्रॉस करवाने के बाद में आप देखेंगे रिजल्टिंग प्लांट में डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर दोनों अपीयर हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि उस प्लांट का जीनोटाइप जो होगा वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा, है ना। अब यदि क्रॉस करवाने के बाद में आप देख रहे हैं कि एक ही टाइप का कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, केवल डोमिनेंट कैरेक्टर, तो समझेंगे कि उस अननोन प्लांट का जो जीनोटाइप है वो क्या है, होमोजाइगस कंडीशन में है। यही है तुम्हारा टेस्ट क्रॉस। ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं मेंडल्स का जो लॉ है। मेंडल एक्चुअली में 3 लॉ दिया हुआ था, लेकिन मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे इन्होंने 2 लॉ दिए। पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यूनिवर्सल लॉ नहीं है, सब जगह पे ये वैलिड नहीं होगा, है ना। सारे केसेस में लॉ ऑफ डोमिनेंस वैलिड नहीं होता है। जैसे कि आप मान लीजिए आदमी की हाइट की बात करें, है ना। क्यों हम बोल रहे हैं कि सब जगह पे लॉ ऑफ डोमिनेंस वैलिड नहीं है, क्यों बोलते हैं, जैसे आप मान लीजिए मेरा हाइट है, जो भी हाइट है 5.5 फीट का हाइट होगा अप्रोक्स, उससे ज़्यादा तो होगा नहीं, है ना। तो क्या ये टॉल है कि ड्वार्फ है कि इंटरमीडिएट है, नहीं कह सकते हैं। यदि ये लॉ ऑफ डोमिनेंस लागू होता सब जगह पे, तो हाइट के लिए एक पूरा का पूरा एकदम एक्सेस टॉल होता, है ना, और एक एकदम छोटा होता, नाटा होता, बौना होता, है ना। 2 ही कैरेक्टर आपको दिखाई देता है, एक पूरा एकदम टॉल और एकदम पूरा ड्वार्फ। यदि सब जगह पे लॉ ऑफ डोमिनेंस लागू होता तो 2 ही कैरेक्टर आपको दिखाई देता, एक तो एकदम बड़ा बड़ा है पूरा एकदम 10-10 फीट का, है ना, और एक एकदम छोटा है 1-1 फीट का। लेकिन ऐसा तो नहीं है, आपको अलग अलग हाइट का दिखाई देता है, अलग अलग हाइट का दिखाई देता है। कोई 2 फीट का है, कोई 4 फीट का है, कोई 5 फीट का है, कोई 6 फीट का है, कोई 7 फीट का है, सबका हाइट अलग अलग होता है ना। तो हम कह सकते हैं कि सब जगह पे लॉ ऑफ डोमिनेंस वैलिड नहीं है। जैसे मान लो बीमारी ही की बात करें, कोई मान लो जैसे डायबिटीज़ की बात करें, डायबिटीज़ में भी अलग अलग टाइप का डायबिटीज़ होता है। यदि ये लागू होता तो एक तो ऐसा डायबिटीज़ वाले होता जिनका एकदम सीरियस कंडीशन होता, है ना, एक को एकदम नॉर्मल रहता, कुछ नहीं होता, बस है, लेकिन कोई इसमें नेगेटिव इफेक्ट शो नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, कुछ ऐसा भी होता है, कुछ इंटरमीडिएट भी होता है, कुछ बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होता है ना। स्किन कलर की बात करें, यदि ऐसा लागू होता तो स्किन कलर की बात करें, या तो खूब पूरा एकदम गोरा होता और या तो फिर खूब ब्लैक होता, एकदम काला होता। लेकिन ऐसा है नहीं है, सब क्या है, अलग अलग कलर है सबका,
किसी का गोरा है, किसी का श्यामला है, किसी का ब्लैक है, अलग अलग कलर का होता है ना। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस सब जगह पे लागू नहीं होता है ना। ये कहाँ पे लागू होगा, तो मेंडल के जो पी प्लांट है वहाँ पे लागू होता है, ठीक। और इसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे ही इन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था। और लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता क्या है, देखो, कह रहा कि कैरेक्टर आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। जो किसी पार्टिकुलर कैरेक्टर को जो कंट्रोल करता है, मेंडल के अनुसार उसे फैक्टर बोला गया, है ना। क्या बोला गया, फैक्टर बोला गया। बाद में वो क्या था, जीन था। क्या था, जीन, है ना। जो आगे उस समय तो मेंडल को जीन के बारे में तो आइडिया था नहीं, क्रोमोसोम सबका डिस्कवरी हुआ नहीं था, तो मालूम नहीं था जो, तो वो क्या बोला था, उसको फैक्टर बोला था, है ना। बाद में जीन पता चला कि ये है क्या, जीन है ना, जो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, ठीक। अब कह रहा है, सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि फैक्टर अकर्स इन पेयर। किसी भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस जब होता है तब वो एलील या मेंडल के अनुसार फैक्टर पेयर में होगा, है ना। पेयर में होगा तभी कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, अदरवाइज कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होता है, ठीक। तीसरा पॉइंट कहता है कि इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेंट एंड अदर रिसेसिव। समझे बात। मान लो कोई जीनोटाइप है ना, जीनोटाइप में दो एलील है, दोनों एलील क्या है, अलग अलग है, डिसिमिलर पेयर है ना। तो ए एलील आपका क्या है, मेंडल के अनुसार फैक्टर, है ना। ये फैक्टर क्या है, इस फैक्टर पे डोमिनेंट है ना। यानी ये अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। ये टॉल जिस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, लेकिन ये फैक्टर जिस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, यानी कि ए इसके कैरेक्टर को सप्रेस कर देता है। यानी कि ये क्या है, डोमिनेंट, और ये क्या है, रिसेसिव। समझे बात। अगला जो लॉ है मेंडल का, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि गैमिट फॉर्मेशन के दौरान, जब गैमिट फॉर्मेशन हम लोग हालांकि पढ़े नहीं हैं लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जानती हैं पहले से ही, गैमिट फॉर्मेशन के दौरान जो एलील है वो सेग्रीगेट करता है, यानी वो अलग होता है ना। और जो पेयर में है तुम्हारा एलील, वो क्या करता है, उस पेयर में से एक एलील गैमिट में पास करता है, ठीक। यदि एक से अधिक टाइप का गैमिट बनता है तो अलग अलग एलील अलग अलग गैमिट में पास करता है। समझे बात। तो कह रहा है कि ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन द फैक्टर या एलील ऑफ अ कैरेक्टर पेयर प्रेजेंट इन पेरेंट सेग्रीगेट मतलब अलग होना, सेग्रीगेट ईच अदर सच दैट गैमिट रिसीव ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर। यानी कि दो में से एक ही फैक्टर गैमिट रिसीव करता है, ठीक है। यही है तुम्हारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक। इसके बाद में लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, एक्सेप्शन भी है कुछ, है ना। एक्सेप्शन क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का जो एक्सेप्शन है क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, ये दोनों क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन तो सब जगह पे होता है, केमिस्ट्री में भी आप पढ़े होंगे कि वहाँ पे तो एक्सेप्शन का पूरा भंडार है ना। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।